चलिए, तो हमारा जो अगला रीडिंग है इकोनॉमिक्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाला है। जितना इंपॉर्टेंट फिस्कल पॉलिसी था शायद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि इकोनॉमी को जब भी मैं कंट्रोल करना चाहता हूं तो मैं दो तरीके से कंट्रोल कर सकता हूं। एक, मैं फिस्कल मेजर्स लगा सकता हूं, जो मैं पढ़ के आया अभी आपके लिए, ठीक है, और दूसरा मॉनेटरी मेजर्स लगा सकते हैं। 2 मिनट जरा समझ लेना। फिस्कल मेजर जो होता है वो गवर्नमेंट लगाती है, मॉनेटरी मेजर जो होता है वो आरबीआई लगाती है। आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक लगाती है। नाम अलग है, आप भावनाओं को समझो बस। यहां पर दो तरीके का मेजर एक्टिविटी होती है। नंबर वन, कि स्पेंड करती है गवर्नमेंट, ठीक है, और दूसरा, गवर्नमेंट टैक्स को कम ज्यादा करके फिस्कल मेजर्स के थ्रू इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। आरबीआई जो होता है ना, आरबीआई के पास एक से ज्यादा हथियार है, दो से ज्यादा हथियार है, दो से ज्यादा टूल्स हैं इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए। आरबीआई या सेंट्रल बैंक का मेजर काम इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है ना। एक बात ध्यान में रखना, क्या सेंट्रल बैंक का काम सोशल वेलफेयर होता है क्या इंडिया में, या मेजॉरिटी जगहों पर? कभी नहीं होता। पोलियो की कैंप लगाएगा क्या आरबीआई जगह जगह जाके? क्यों करेगा? वो काम उसका थोड़ा ना है। उसका काम क्या है? हार्डकोर मनी सप्लाई को मेंटेन करके रखना। वो सिर्फ तभी जागेगा जब उसको ऐसा लगेगा कि अरे लोगों के हाथ में तो पैसा ही नहीं है। मेरी बात समझना, लोगों के हाथ में अगर पैसा नहीं है, ठीक है, हो सकता है आपने इसको पहले भी पढ़ा हो, वापस अच्छे से समझना। आरबीआई ने इवैल्यूएट करा कि लोगों के हाथ में पैसे ही नहीं है, तो आरबीआई क्या कुछ ऐसे स्टेप्स उठा सकता है जिसके थ्रू लोगों के हाथ तक पैसा पहुंच जाए? बिल्कुल डायरेक्ट नहीं, भीख नहीं देगा वो जो गवर्नमेंट देती है। मतलब जब मैं बोल रहा हूं कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि लोग बोरोइंग करना डिस्करेज कर रहे हैं, है ना। लोग पैसा आसानी से बैंक से उठा नहीं रहे हैं, बोरो नहीं कर पा रहे, राइट। और मुझे अगर लोगों को इनकरेज करना है बोरोइंग करने के लिए, तो क्या कर सकता हूं मैं? कोई बता सकता है? बहुत सिंपल लॉजिक है। क्या कर सकता हूं मैं अगर मैं चाहूं कि आप बोरोइंग कर लो? जैसे मान लो आप कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। अगले दिन आपको पता चला कि कार पे लोन के इंटरेस्ट रेट 5% हो गया है। क्या 5% पे कार उठा लोगे? बिल्कुल उठा लूंगा भाई। 5% पे कोई भी पैसा बाजार में मिल जाएगा तो उठा लूंगा। समझ रहे हो? अरे सिंपल सी बात है ना। आप तो सीएफए स्टूडेंट हो, समझो ना। 5% पे अगर कोई टेबल पे पैसा रख देगा तो अगर तुरंत उठा लेगा उसको, तुरंत उठा लूंगा ना। 10% पे तो एफडी मिल जाएगी, डिवेंचर मिल जाएंगे। समझ रहे हो आप? कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा ना है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सबसे पहला एलओएस अगर अपन देखते हैं तो इसके अंदर, पता है आपको, याद है आपने 11th में, 12th में या 10th में जब भी आरबीआई के बारे में पढ़ा होगा, रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। जैसे सेंट्रल बैंक जो होता है वो गवर्नमेंट का बैंकर होता है, राइट। बैंक्स का बैंकर होता है। ये सब चीजें बेसिकली आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। पहला एलओएस जो है वो बोलता है डिस्क्राइब द रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल बैंक। पहले रोल्स की बात करता हूं मैं। रोल्स के केस में पहला पॉइंट हाईलाइट कीजिए, सोल सप्लायर ऑफ करेंसी। सेंट्रल बैंक सोल सप्लायर, सोल अथॉरिटी टू सप्लाई मनी, फर्स्ट लाइन, ठीक है। फोर्थ लाइन, मनी सप्लाइड बाय द सेंट्रल बैंक वॉज डीम्ड लीगल टेंडर बाय लॉ। लीगल टेंडर बाय लॉ। उसके बाद लिखना, मनी नॉट बैक्ड बाय एनी टेंजिबल वैल्यू इज टर्म्ड एज फिएट मनी। दो तीन चीजें हैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये कागज का टुकड़ा है। इस कागज के टुकड़े पे मैंने अगर अपने हाथ से 100 रुपीज लिख दिया तो क्या ये 100 रुपए का नोट बन गया है क्या? सिर्फ मैंने लिख दिया है तो? मेरे को एक बात बता,
कल को अगर मैं ये 100 रुपए के एवज में चलाने की कोशिश करूं तो क्या ये नोट चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। समझना, आरबीआई भी तो ऐसे ही करता है। आरबीआई कागज के टुकड़े को लेता है, उस पर प्रिंट कर देता है और 100 रुपए लिख देता है। मेरे को एक बात बता, लीगल टेंडर समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्या ये लीगल टेंडर है? लीगल टेंडर मतलब अरे गवर्नर के साइन भी कर देंगे, क्या बड़ी बात है? कोई बोल रहा है गवर्नर के साइन नहीं है, 2 मिनट में वो भी कर देंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करो। आरबीआई के अलावा मैं यहां पर सेंट्रल बैंक के लिए इस समय आरबीआई शब्द यूज करूंगा, मैं फ्यूचर में फेड पे भी मूव कर जाऊंगा, ठीक है? फेड रिजर्व भी बोल देंगे, ईसीबी बोल देंगे। ईसीबी मतलब जो यूरोप का सेंट्रल बैंक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। समझना, आरबीआई के अलावा देश में कोई भी करेंसी का पब्लिकेशन, करेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई कर सकता है क्या? पब्लिकेशन मतलब करेंसी को छापना, नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता अगर आप लोगों की फीड वैसी है या नहीं है, लेकिन अभी अभी में पता है कुछ रील्स बहुत वायरल हो गई थी जिसमें लोग है ना 500 के नोट की गड्डी दिखा रहे थे और बोल रहे थे ये 50,000 रुपए के नोट आपको 10,000 रुपए में दे देंगे हम। लिटरली ऐसा हुआ था। ईडी ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने पूरे इंडिया में छापेमारी करके जगह जगह पर नकली नोट मिले उनको। समझना, फर्जी आपने देखा है? फर्जी मूवी, फर्जी तो जो वेब सीरीज आपने देखी होगी अमेजॉन प्राइम पे ना, किसकी थी वो? कपूर, शाहिद कपूर की, राइट? यस यस। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं जब कागज पे लिख के दे रहा हूं है ना, तो कोई भी उसको लीगल टेंडर नहीं मान रहा है। लीगल, 1 मिनट की लीगैलिटी भाड़ में जाने दे। तू भी लेगा क्या? तू तो मेरा स्टूडेंट है ना। मैं बोलता हूं बेटा ये 100 रुपए का नोट है, इसको चला के मार्केट में, तू भी मना कर देगा सर कैसी बात कर रहे हो? ठीक है। लीगल टेंडर मतलब क्या गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से ही लीगल टेंडर बन जाता है क्या? बस और कुछ भी नहीं करना है गवर्नमेंट को। आप है ना एक काम करना 2 मिनट के लिए, आप जाके 8 नवंबर का मोदी जी का स्पीच सुनना, 2016 का 10 मिनट का स्पीच है। उन्होंने ये शब्द यूज करा था कि आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1,000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मतलब अब क्या वो कागज का टुकड़ा बचा है क्या बस? इवन इफ इट इज अ 500 रुपीज नोट पब्लिश्ड बाय आरबीआई, राइट? तो बात यह है कि यार मैंने जब कागज पे 100 रुपया लिखा तो आप उसको लेने को तैयार नहीं हो, आरबीआई ने लिखा तो लेने को तैयार हो। आरबीआई जब वो नोट आपको दे रही है तो कोई, 1 मिनट, आपको कोई थोड़ा सा भी मिसट्रस्ट आता है क्या वो 500 रुपए के नोट जो आपके पॉकेट में पड़ा है? बिल्कुल भी नहीं, राइट? अरे वो नोट को तो हम पूरे कॉन्फिडेंस, हमारे उल्टा हमारे पास कॉन्फिडेंस आ जाता है जब मेरे पास वो कागज का टुकड़ा जेब में आता है तब। तो यार ये कॉन्फिडेंस का रीजन क्या है? मैं जब छोटा था तब मैंने मेरे पापा से एक चीज पूछी थी कि ये जो नोट पे लिखा होता है ना कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सम वैल्यू ऑफ ₹500, इसका मतलब क्या है? तो मेरे पापा ने मुझे बहुत आसानी से समझाया था कि ये 500 रुपए का नोट लेके अगर आप आरबीआई के पास चले जाओगे, रिजर्व बैंक के पास चले जाओगे ना, तो रिजर्व बैंक आपको 500 रुपए के बराबर का गोल्ड दे देगा। मेरी बात समझ रहे हो? ये चीज है ना 1970s तक बिल्कुल सही चलती थी। मतलब 1970s में जितनी भी करेंसीज होती थी वो सब देश अपने अपने पास गोल्ड के रिजर्व रखते थे। लेकिन होता क्या था, फिर जब एक देश को दूसरे देश से कोई ट्रेड करना है, जैसे मान लो यूएस को, इंडिया को यूएस से कुछ मंगवाना है, 1970s के पहले की बात कर रहा हूं, तो क्या फिजिकल गोल्ड ट्रांसफर होता क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह? बिल्कुल। और क्या करोगे? बिकॉज देयर इज नो वन करेंसी, ग्लोबल करेंसी वाज गोल्ड। उसके बाद क्या हुआ 1970s में, यहां पर कवर नहीं है, कवर करना चाहिए था इनको, ब्रेटन वुड अग्रीमेंट हुआ। ब्रेटन वुड अग्रीमेंट हुआ, उसमें यूएस ने यह बोला कि हम है ना गोल्ड को हटा देते हैं साइड में, गोल्ड से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, अब तो मैं सिर्फ यूएस डॉलर के अंदर ही ट्रेड करूंगा। जिस भी किसी को अगर मुझसे ट्रेड करना है तो आपको यूएस डॉलर मुझे देना पड़ेगा, मेरे को गोल्ड चाहिए ही नहीं। ये क्यों हुआ था पता है? ये इसीलिए हुआ था क्योंकि गोल्ड के अगेंस्ट में जब करेंसी की बैकिंग होती है तो एक तो गोल्ड का मूवमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, दूसरा
क्या इस समय जो ग्लोबल इकोनॉमी का साइज है, मतलब दुनिया के जितने भी देश हैं उनकी जो भी जीडीपी है, जो भी उनका रिजर्व्स है, क्या वो गोल्ड, टोटल गोल्ड के अमाउंट से बहुत ज्यादा हो चुका है क्या? पूरी दुनिया में जितना गोल्ड अवेलेबल है ना, उससे बहुत ज्यादा रिजर्व। मतलब अगर उस समय हम गोल्ड से स्विच ना करते यूएसडी पे, तो क्या इकोनॉमी का बढ़ना रुक जाता क्या? एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमी बढ़ ही नहीं पाती ना, मेरे पास गोल्ड ही नहीं है। गोल्ड तो निकलता है ना जमीन से, पैदा थोड़ा ना कर देते हो चार केमिकल डाल के। अब समझना, जब आज का जो नोट है, आज का जो हमारा नोट है 500 रुपए, 1000 रुपए का, उस पे भी लिखा हुआ है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, 1000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। समझना। बट इस नोट के अगेंस्ट में, समझ, अब अगर तू ये नोट लेके आरबीआई के पास जाएगा, तो क्या आरबीआई तेरे को 500 रुपए का गोल्ड, आरबीआई के पास गोल्ड है ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? आरबीआई ने जितना रुपया छापा हुआ है, उतने अमाउंट का क्या गोल्ड आरबीआई के पास है, या उतने अमाउंट का डॉलर आरबीआई के पास है? उतने अमाउंट का डॉलर आरबीआई के पास है। तो अब अगर आप ये 500 रुपए का नोट लेके गवर्नर को जाते हो और बोलते हो कि अब समय आ चुका है कि आप अपने प्रॉमिस को पूरा करो, ये जो प्रॉमिस आपने यहां लिखा है, लाओ मुझे दो 500 रुपए की वैल्यू, तो क्या करेगा? पहले तो भगा देगा आपको वॉचमैन कि चलो जाओ यहां से बेटा, है ना, सुबह सुबह खेल नहीं खेलना। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं अंकल, हमारा तो इकोनॉमिक का असाइनमेंट है, क्लास का असाइनमेंट है, तो बोलेगा चलो मिलने देते हैं। आप जैसे ही अंदर जाओगे, क्या वो 500 रुपए के एवज में आपको 500 रुपीज वर्थ ऑफ डॉलर दे देगा? क्या वो डॉलर देगा अब उसको? समझना, मतलब ये है कि ये एक करेंसी की वैल्यू क्या अब दूसरे करेंसी के बेसिस पे निकल रही है क्या? अब ये गोल्ड या सिल्वर या चांदी या कॉपर के बेसिस पे नहीं निकल रही है, कोई टैंजिबल कमोडिटी के बेसिस पे नहीं निकल रही है। तो इस करेंसी को मैं फिएट मनी बोलता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? बस इतनी छोटी सी बात थी जो समझानी थी। फिएट मनी बोलता हूं। क्लियर है ये चीज सब लोगों को? दिस इज कॉल्ड एज फिएट मनी। फिएट मनी मतलब अ मनी विच इज नॉट बैक्ड बाय एनी टैंजिबल वैल्यू। समझना। आप ऐसे एक चीज देखो, 2 मिनट है ना, इन सब चीजों से साइड में हटके जरा थोड़ा समझो। क्या ये सब हवाबाजी है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ भी नहीं है ये, इसकी कोई वैल्यू है? कुछ भी वैल्यू रखता है ये? पेपर है ब्रो। समझ, मैं फाड़ नहीं सकता, 10 रुपए का नोट होता तो मैं फाड़ भी देता, है ना। सुनो, इट इज ऑल हवाबाजी। सुन, इसके इसके अगेंस्ट में तेरे को क्या मिलेगा? डॉलर मिलेगा। डॉलर के अगेंस्ट में क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वो बोलेगा डॉलर के अगेंस्ट में, डॉलर के अगेंस्ट में डॉलर। तो मतलब क्या यूएसडी डॉलर, यूएसडी किसी से बैक्ड है? इंडियन करेंसी तो यूएसडी से बैक्ड है। एक मिनट है ना, यहां पर ध्यान से समझना, बैक्ड अलग है और पैक्ड अलग है। कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, पैक्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिटेल में समझाऊंगा पैक्ड क्या है। बैक्ड है मतलब ये 500 रुपए की वैल्यू यूएसडी डॉलर के कारण आ रही है, लेकिन अगर मैं 2 मिनट के लिए, मैंने कभी हाथ में नहीं लिया, बट अगर मेरे पास 500 रुपीज का $100 का नोट होता, एक बिल होता, वो बिल बोलते हैं नोट को, तो क्या वो किसी से बैक्ड है? वो किसी से बैक्ड नहीं है। मतलब बस ऐसे ही समझ लो आपकी इसकी वैल्यू है। ये तो स्कैम चल रहा है पूरी दुनिया में, समझ रहे हो आप? मुझे पता है आप लेवल 1 में हो अभी, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। आप चाहो तो इनको सर्च करिएगा एक बार, सिर्फ इनको सर्च करना, रे डैलियो, ठीक है, यूएस का बंदा है, और इनके थॉट्स पढ़ना, ठीक है। चैट जीपीटी से ही सर्च करना बेसिकली, कि बहुत सिंपल तरीके से आप समझा दो कि रे डैलियो क्या बोलते हैं। समझ रहे हो? वो इसी चीज को बार 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 बोलता है कि ये सब हवाबाजी चल रही है इस समय। जब भी ये फटेगा, मेरे को समझ नहीं पड़ रही है आपको, आप 2 मिनट ना इमेजिन करो, 500 रुपए का मेरा नोट डॉलर से बैक्ड है, ठीक है, पेग्ड नहीं, बैक्ड है। अगर कभी गलती से यूएस ने डिफॉल्ट कर दिया, मतलब यूएसडी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं अब देने के लिए, समझना, क्या पूरी दुनिया की सारी करेंसीज कोलैप्स कर जाएंगी एक साथ? समझ रहे हो आप? कारण क्या है? यूएस ने जैसे ही डिफॉल्ट करा, कोई भी देश जैसे ही डिफॉल्ट करता है,
क्या उसकी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है? उसकी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। करेंसी की वैल्यू क्यों गिरती है? इसका क्या लॉजिक है यार? मतलब श्रीलंका ने डिफॉल्ट कर दिया तो श्रीलंकन रुपये की वैल्यू क्यों कम हो जाएगी? कम इसलिए हो जाएगी, सोचना, जैसे मान लो 1 मिनट के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट कर दिया, क्या वो फॉरेन इन्वेस्टर्स जिन लोगों ने इंडिया में पैसा लगा रखा है, क्या वो पैसा लगा बेचना शुरू कर देंगे अपना माल? मेरी बात समझ रहे हो? और क्या वो कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे तुरंत यूएसडी में आईएनआर को? एक तो ये इंपैक्ट होगा। दूसरा, जैसे ही देश मेरा डिफॉल्ट करता है इंडिया, क्या फॉरेन इन्वेस्टर आएगा क्या इंडिया के अंदर? नहीं आएगा। रुपए की डिमांड कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? रुपया इज ऑल्सो अ कमोडिटी ना। जब आप डॉलर के अगेंस्ट में, कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। तो ठीक है, फर्स्ट वर्ड आप इसमें हाईलाइट कीजिए। सेंट्रल बैंक हैव द सोल अथॉरिटी टू सप्लाई मनी। मनी नॉट बैक्ड बाय एनी टेंजिबल वैल्यू इज टर्म्ड एज फिएट करेंसी। फिएट वर्ड से हाईलाइट कर लेना ऊपर। नो गोल्ड बैकिंग आफ्टर 1970s। नो गोल्ड बैकिंग आफ्टर 1970s। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सेकेंड पॉइंट हाईलाइट कीजिए, बैंकर टू गवर्नमेंट एंड बैंक्स। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू गवर्नमेंट एंड अदर बैंक्स इन द इकोनॉमी। मतलब गवर्नमेंट का गोल्ड अगर कहीं पर है तो क्या आरबीआई उसको रख सकता है एज अ डिपॉजिटरी? बिल्कुल रख सकता है। गवर्नमेंट के अकाउंट्स, सुनना मेरी बात, 1 मिनट लॉजिकल समझना जरा ऐसा। मेरे को एक बात बताओ, क्या आरबीआई में आप सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो क्या किसी भी सेंट्रल बैंक में जाके? नहीं कर सकते। तो जितने भी गवर्नमेंट के अकाउंट है जहां से सैलरी जाती है आर्म्ड फोर्सेस को, पोस्टमैन को, पार्क के गार्डनर्स को, वो सारा अकाउंट तो एसबीआई के पास होता है। ये फैक्ट बात है। इंडिया में क्या गवर्नमेंट का रियल बैंकर तो एसबीआई है? मेरी बात समझ में आ रही है? रियल बैंकर तो एसबीआई है, लेकिन जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है तो क्या वो आरबीआई से जाके मांग सकता है? मांगा भी है गवर्नमेंट ने। सुनना, नरेंद्र मोदी जी के टेनोर में 2014 के बाद से लेकर के अभी तक उन्होंने आरबीआई का इमरजेंसी फंड ही आधा कर दिया। आरबीआई के पास के इमरजेंसी फंड होता होगा ना, हमेशा हर बैंक के पास होता है इमरजेंसी फंड, तो आरबीआई भी अपने पास इमरजेंसी फंड रखती है। आरबीआई साल में कुछ प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, और वो प्रॉफिट को सेव करके रख लेती है, उसमें से कुछ डिविडेंड गवर्नमेंट को दे देती है। आरबीआई प्रॉफिट कैसे कमाती है? नोट छाप के। इससे अच्छा कोई धंधा है पैसा कमाने का? मेरे को एक बात बता। मैंने नोट छापा, अरे यार लॉजिकल सोचो ना, मैं आरबीआई हूं, मैंने ये नोट प्रिंट करा, चलो गैस करो ये नोट की प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी आएगी आपके हिसाब से? क्या प्रिंटिंग कॉस्ट होगी इस नोट की? सारे फीचर्स लगा लो, अब दुनिया के टॉप फीचर्स, 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए। समझ रहे हो आप? दुनिया के सारे बेस्ट फीचर्स भी लगा लिए तो 50 रुपए का नोट पड़ रहा है। मेरे को एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, वैसे तो करोड़ों में छपते हैं तो 50 रुपए तो बहुत बड़ी अमाउंट हो गई। क्या 450 का नेट प्रॉफिट है क्या आरबीआई को? मेरी बात समझ में आ रही है? आरबीआई के पास जो वैल्यू आएगी वो तो 500 रुपए के बराबर आएगी, उसने कागज का टुकड़ा दे दिया आपको। तो गवर्नमेंट्स को जब पैसे की जरूरत पड़ती है ना तो वो आरबीआई के पास जाता है, आरबीआई से मांग सकते हैं, आरबीआई को देना पड़ता है, बिकॉज आरबीआई का काम ही वही है। अगर वो एसबीआई के पास जाएगा, स्टेट बैंक के पास जाके मांगेगा तो स्टेट बैंक देगा क्या फोकट में आरबीआई को पैसा? सॉरी, गवर्नमेंट को पैसा? खुद सोच के देखो, इवन इफ इट इज अ गवर्नमेंट बैंक, नहीं, वो लोन के फॉर्मेट में देगा उसको। ठीक है, अगला देखिए, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट सिस्टम। इसमें है ना लास्ट में 3 पॉइंट लिखना, ये थर्ड वाले बुलेट पॉइंट में, रेगुलेट बैंकिंग, मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, और रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट को स्टेब्लिश करता है। यही 3 चीजें लिखी हुई हैं। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट सिस्टम के बिल्कुल नीचे हाईलाइट कीजिए, रेगुलेट बैंकिंग सिस्टम बाय इंपोजिंग स्टैंडर्ड्स, रिस्क टेकिंग अलाउड, रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक।
ऑल्सो ओवरसी पेमेंट सिस्टम टू स्मूथ क्लियरिंग ऑपरेशंस। ठीक है। थर्ड, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अपन ने बात करी है। जब किसी के पास कोई लिक्विडिटी नहीं होगी तब आरबीआई पैसा देगा आपको आके। ठीक है, हाईलाइट कीजिए। सेंट्रल बैंक्स एबिलिटी टू प्रिंट मनी अलाउज देम टू सप्लाई मनी टू बैंक्स एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेजेस। समझना, जैसे मान लो बैंक्स के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, 2 मिनट के लिए मान लो आरबीआई के पास भी पैसा नहीं है, तीनों के पास ही पैसा नहीं है, और सडनली मनी की रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी के अंदर, पैसे की जरूरत है इकोनॉमी में, तीनों में से कौन इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है? आरबीआई पूरा कर सकता है। क्या मैं नोट छाप के दे सकता हूं? सर इसके रेपरकशंस है ना, इन्फ्लेशन, अरे वो बात की बात है, अभी भूखे मर जाएंगे, पैसा ही नहीं है लोगों के पास। समझ रहे हो, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उसको संभाला जा सकता है फ्यूचर में। क्या नोट प्रिंटिंग होती है? आप पता है, मैं है ना देखना इधर, मुझे पता है आप लोग उस समय तक फिनेंस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, बट 2020 में जब कोविड आया था, है ना, और सारे के सारे देश की इकोनॉमी डूब गई थी, मतलब देयर वाज नो अर्निंग इन द इकोनॉमी ना, पीपल आर नॉट स्पेंडिंग मनी, तो जब मैं खर्च नहीं कर रहा हूं तो दूसरे की इनकम नहीं बढ़ रही एंड ब्ला 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 ब्ला, राइट। उस समय गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे फिनेंशियल स्टिमुलस दिए थे। फिनेंशियल स्टिमुलस मतलब, मॉनेटरी स्टिमुलस मतलब गवर्नमेंट ने लोगों के हाथ तक पैसा पहुंचाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की थी, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने उस टाइम पर सबसे बड़ा स्टिमुलस दिया, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी सबसे बड़ा उन्होंने लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाया। यूएस के पास इतना पैसा कभी होता नहीं है। आप अगर देखोगे तो ऐसे बहुत सारे न्यूज आपको मिल जाएंगे कि एप्पल की ट्रेजरी में यूएस की ट्रेजरी से ज्यादा कैश पड़ा हुआ है। ये हुआ था एक बार, अभी हुआ था बीच में, 2019 की बात है, कि एप्पल कंपनी के पास यूएस से ज्यादा कैश है। हार्ड कैश की बात कर रहा हूं। अभी इस समय जब हम 2025 में बात कर रहे हैं, तब वॉरेन बफेट सर के पास पूरी यूएस गवर्नमेंट से ज्यादा कैश है। वो यूएस गवर्नमेंट से बड़ा नहीं है, मैं सिर्फ लिक्विड कैश की बात कर रहा हूं। तो उस समय जब यूएस गवर्नमेंट के पास कैश ही अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने क्या करा पता है? उन्होंने बेतहाशा प्रिंट करा मनी। यूएस गवर्नमेंट ने लेफ्ट राइट सेंटर पैसा छापा, छापा मतलब लिटरली छापा, ठीक है, और छाप छाप के लोगों को दिया। उसी के कारण क्या 2022 में इतनी महंगाई हो गई थी, इतनी महंगाई हो गई थी कि यूएस में त्राहिमाम हो गया था, राइट। इन्फ्लेशन अपने पीक पे आ गया था, और उसका इंपैक्ट क्या आज तक आ रहा है? आज तक आप देखोगे तो यूएस में इन्फ्लेशन टना हुआ है। जो इन्फ्लेशन 1-1.5%, 2% रहता था, वो 3.5-4% पे। समझना, central bank's ability to print money allow them to supply money to banks that are experiencing shortages. Government backing tend to prevent run on banks, that is large scale borrowers, by assuring depositor that their funds are secure. हमने बात करी है, नहीं करी है तो वापस कर देता हूं। 2008 में आईसीआईसीआई बैंक के साथ एग्जैक्टली ये घटना घट गई थी। पता नहीं कैसे न्यूज रूमर हुआ, क्या वायरलिटी हुई, राम जाने, ठीक है, लेकिन लोगों ने लाइन लगा दी थी बैंक के बाहर, आईसीआईसीआई बैंक के बाहर। क्या लाइन लगा दी थी? कि आप तो हमको हमारा पैसा दे दो। मुझे एक बात बताओ, टेक्निकली बताना, अगर स्टेट बैंक जो सबसे सिक्योर्ड बैंक है, क्या आपको लगता है स्टेट बैंक कभी डूब सकता है? बहुत अनलाइकली है ना। स्टेट बैंक डूब गया तो फिर बचेगा ही क्या हिंदुस्तान में? आप ऐसा समझ लो, अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि चाइना में एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, जो चाइना का सबसे बड़ा बैंक है, इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, वो डूब गया, मतलब फिर सेंस ही नहीं बचता ना बैंकिंग करने का इंडिया में, राइट। एसबीआई के बाहर अगर सभी डिपॉजिटर्स, मान लो जितने भी एसबीआई के अकाउंट होल्डर्स हैं, वो सब ब्रांच के बाहर चले गए कि हमको तुम्हारा पैसा दो जी, क्या एसबीआई उसको ऑनर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, कैसे करेगा ऑनर? समझ रहे हो आप? नाउ
इस केस को बैंक ऑन रन बोलते हैं। 2008 में आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांचेस के बाहर लोग खड़े हो गए थे कि हमको आप कैश दीजिए, हमारा कैश हमको वापस करो। पैनिक आ गया था, ब्रांचेस बंद करना पड़ गई थी आईसीआईसीआई बैंक को, टूट फूट हो गई थी, बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ मचा दी थी लोगों ने। ठीक है, एक दो ब्रांचेस तो ऐसी थी जहां पर लोगों ने अंदर हॉस्टेज बना के रख लिया था, घुस गई थी पब्लिक पूरी, ऐसा था ही नहीं तो घुसा दिया अंदर, घुस गए पूरा। ठीक है, और मैनेजर को होल्ड करके रख दिया था, कैप्टिविटी में रख दिया था। शाम होते होते आरबीआई को आना पड़ा और आरबीआई को ये बोलना पड़ा कि भाई आप टेंशन मत लो, आईसीआईसीआई बैंक के पास बहुत पैसा है, राइट। और ये मैटर इतना इतना ज्यादा सीवियर हो गया था कि आरबीआई के साथ साथ दीपक पारेख सर भी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। दीपक पारेख सर मतलब द टॉप बॉस ऑफ एचडीएफसी बैंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एचडीएफसी बैंक के बॉस आके बोल रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक में कोई गड़बड़ नहीं, आप चलने दो सब, राइट। तो आरबीआई आपको सिक्योरिटी देता है ना, आरबीआई आपको अश्योरेंस दे सकता है कि किसी भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, होल्डर ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सेंट्रल बैंक ओपन रिपोजिटरीज फॉर नेशन गोल्ड एंड रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, सेंट्रल बैंक के पास ही पड़ा होगा वो। कंडक्टर ऑफ मनी सप्लाई, इसके नीचे लिख लेना, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहला बार इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, इसलिए मैं थोड़ा खींच रहा हूं इसको, नहीं तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, नीचे देखिए, मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल करता है। अगर बाजार में पैसा कम है तो ये पैसा दे देगा, अगर बाजार में पैसा ज्यादा है तो ये पैसा खींच लेगा बाजार से। देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तो रोल हो गए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है और मनी सप्लाई को बड़ा दुरुस्त करके रखना है, बैलेंस्ड करके रखना है। क्या एग्जैक्टली यही काम है मेरा, एग्जैक्टली यही काम है कि मनी सप्लाई को बैलेंस करके रखना है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, हाईलाइट कीजिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी। हाई इन्फ्लेशन नॉट कंड्यूसिव टू अ स्टेबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। हाई इन्फ्लेशन जो होता है वो अच्छा नहीं होता है किसी भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के लिए। हाई इन्फ्लेशन, ऊपर जो मार्जिन है ना वहां पर लिखना, टॉप पे लिखना है एकदम छोटे छोटे अक्षरों में, कंट्रोल इन्फ्लेशन, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, और इसके नीचे लिखिए, हाई इन्फ्लेशन लीड टू टू कॉस्ट। एक होता है मेनू कॉस्ट, इसको है ना याद रखने के लिए ऐसे ही याद रख लेना। जैसे मान लो लास्ट मंथ तक कुकिंग ऑयल 100 रुपीज लीटर था, ठीक है, और कुकिंग गैस भी 1500 रुपए की एक टांकी थी। इस महीने कुकिंग ऑयल 125 रुपए हो गया और कुकिंग गैस 2000 रुपए हो गई, और अगले महीने ऑयल 200 रुपए हो गया और कुकिंग गैस 2500 रुपए हो गई। मुझे एक बात बताओ, क्या सारे के सारे रेस्टोरेंट्स अपने कीमत बढ़ाएंगे क्या? ये दो ही तो मेन कॉस्ट होती है उनकी, एक कुकिंग ऑयल की कॉस्ट होती है और एक कुकिंग गैस की कॉस्ट होती है। जैसे ही ये दो चीजों में जंप आ जाता है वो तुरंत अपना प्राइस बढ़ा देते हैं। तो जब पहले महीने 1500 और 100 रुपए था और वहां से 125 और 2000 हुआ, तो उन्होंने फिर से नया मेन्यू प्रिंट करवाया बढ़ी हुई कॉस्ट के साथ। ठीक है, फिर जब 125 से 150 हुआ और 2500 हुआ तो फिर से उनको कॉस्ट बढ़ानी पड़ी, तो फिर से उन्होंने एक मेनू बढ़ाया। आप समझ रहे हो मेनू कॉस्ट का क्या मतलब है? क्या आपको बार बार प्राइस चेंज करना पड़ेगा क्या? वो कॉस्ट मेनू कॉस्ट है। नीड टू अंडरस्टैंड दिस। यहां पर मेनू कॉस्ट का मतलब क्या मेन्यू प्रिंट कराने की कॉस्ट से है क्या? बिल्कुल भी नहीं, वैसे याद रख लेना उसको। लेकिन मुझे एक बात बता, अगर किसी चीज का दाम तू बार बार किसी रेस्टोरेंट में जा रहा है और देख रहा है कि अरे पिछली बार तो रोटी 10 रुपए की थी, आपने 20 की कर दी, कोई बात नहीं खा लेते हैं। फिर तू अगले महीने गया, तूने देखा अरे पिछली बार तो रोटी 20 की थी, आपने 30 की कर दी, चलो इस बार भी ले लेते हैं। फिर तू अगली बार गया, तूने देखा 30 की रोटी 50 कर दी,
would you encourage to go to that restaurant or go to that establishment again and again, or you will immediately stop the consumption? You will immediately stop the consumption. That exactly is the menu cost. मेन्यू कॉस्ट का मतलब मेन्यू रिप्रिंट कराने की प्रिंटिंग कॉस्ट से नहीं है। क्या ये चीज समझ में आई आपको? लोग डिस्करेज हो जाएंगे ना, लोग आएंगे नहीं मेरे पास। हाईलाइट कीजिए, मेन्यू कॉस्ट, कॉस्ट टू बिजनेस ऑफ कॉन्स्टेंटली हैविंग टू चेंज देयर प्राइस। ठीक है, और यहां पर एक है शू लेदर कॉस्ट। शू लेदर कॉस्ट का क्या मतलब है पता है? जैसे जैसे इन्फ्लेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, मान ले, और तेरे पास एक एग्जाम्पल ले लेना, ऐसे ही हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, फर्जी का जो बड़ा सा लॉकर था जहां पर लास्ट में आग लगती है, मान ले उतना पैसा तेरे पास रखा हुआ है कैश में, 1,000 करोड़ रुपए, है ना, और तू देख रहा है कि यार कंटिन्यूअस बेसिस पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है। व्हाट इज द बेस्ट मेजर यू कैन डू? कैन यू शुड यू गो एंड डिपॉजिट दैट मनी इन सेविंग्स अकाउंट? अरे 3% तो इंटरेस्ट मिलेगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? आज तो 0 मिल रहा है, तो नेगेटिव में चल रहे हैं, एटलीस्ट 2-3% तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप क्या करोगे? वो 500 करोड़ रुपए को बैंक में डिपॉजिट करोगे जाके, राइट? बार बार जाओगे बैंकिंग सिस्टम में, डालोगे अपने कैश को। 500 करोड़ रुपए अगर आपको बैंक में डिपॉजिट करने हैं, समझना, तो आपको मल्टीपल राउंड्स जाना पड़ेगा। आपके क्या जूते घिस जाएंगे? समझ रहे हो आप मेरी बात? जूते घिस जाएगा ना, बार बार बैंक जाना। तो वही बोल रहा है ये शू लेदर कॉस्ट। वैसे याद रख लो ब्रो, स्कोर कुछ भी नहीं, अब इतना छोटा सा लिखा है उसने 4 लाइन में। कॉस्ट हाईलाइट करना, शू लेदर कॉस्ट, कॉस्ट टू इंडिविजुअल ऑफ मेकिंग फ्रीक्वेंट ट्रिप्स टू बैंक सो एज टू मिनिमाइज देयर होल्डिंग ऑफ कैश दैट आर डेप्रिसिएटिंग इन वैल्यू ड्यू टू इन्फ्लेशन। इसके आगे लिख देना चप्पल घिस जाएगी। ठीक है, तो याद रह जाएगा आपको, अभी याद रहेगा मेन्यू कॉस्ट और शू लेदर कॉस्ट, लेदर शू कॉस्ट, शू लेदर कॉस्ट। डोंट वरी, ठीक है। सीएफए इंस्टीट्यूट आपको लगता है क्या इतना नीचे गिर जाएगा कि वो एक ऑप्शन में शू लेदर कॉस्ट दे दे और दूसरे ऑप्शन में लेदर शू कॉस्ट दे दे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, इतना नीचे नहीं गिरता। मैंने पहले भी बोला, इट इज नॉट द टेस्ट ऑफ मेमोरी कि वो लेदर शू था या शू लेदर था, तो उसका कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। इसके बाद लिखिए, इन एडिशन टू प्राइस स्टेबिलिटी, हाईलाइट करना, अदर स्टेटेड गोल्स, ठीक है, हाईलाइट करो, स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट विथ फॉरेन करेंसी। इसके आगे लिखना, हेल्प इन इंटरनेशनल ट्रेड। अगला, फुल एम्प्लॉयमेंट, सपोर्ट इकोनॉमिक वेलफेयर। हमने स्टार्टिंग में बोला है सोशल वेलफेयर नहीं करेगा, ये पोलियो का टीका नहीं लगाएगा, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। यूएस का सेंट्रल बैंक इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए काम करता है, इंडिया का सेंट्रल बैंक इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए काम नहीं करता है। बात कर रहे हैं अभी इसके बारे में, ठीक है। सस्टेनेबल पॉजिटिव ग्रोथ, इसके आगे लिख दो लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एंड मॉडरेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, इसके आगे लिख दो स्टेबल बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। नाउ अब यहां से है ना, एक थोड़ा सा जरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। हर सेंट्रल बैंक है ना, आप तो 1 मिनट के लिए इंडिया मान लो, इंडिया में इन्फ्लेशन कहां पर है इस समय? मैं 1 मिनट के लिए अज्यूम करता हूं कि 7% इस समय करंट इन्फ्लेशन है मेरा। मुझे एक बात बता, हाइपोथेटिकल सोच के बताना। देख, अगर तू तेरे पापा मम्मी से बात करेगा ना, तो वो गलत जवाब दे देंगे इसका, है ना। आप गलत जवाब नहीं दे सकते, यू आर अ फाइनेंस स्टूडेंट, ठीक है। सोच के देखना, अभी महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको 0 कर देते हैं। क्या ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा है कि इन्फ्लेशन 0 हो गया? जस्ट इमेजिन कर, अगर इन्फ्लेशन 0 हो जाए तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी कहीं से कहीं तक?
कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आएगी ना। मतलब अगर चीजों के दाम ही नहीं बढ़ेंगे तो क्या लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी? नहीं होगी। तो क्या आप चाहते हो कि इन्फ्लेशन जीरो आ जाए? इसको डिफ्लेशन बोलते हैं। डिफ्लेशन मतलब कि दाम, कीमतें गिर रही हैं, राइट? क्या आप चाहते हो कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए, 12, 13, 14% आ जाए? बिल्कुल भी नहीं। आरबीआई भी ये नहीं चाहता। रादर आरबीआई क्या बोलता है पता है? आरबीआई बोलता है कि हम है ना एक टारगेट सेट करते हैं 4% to 6%, इसके बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए, इसीलिए ये हमारी टारगेट इन्फ्लेशन है। मुझे एक बात बता, अगर इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा हो जाती है, मतलब इन्फ्लेशन 11-12% आ जाती है, तो क्या आरबीआई फिर से कोशिश करेगा इसको इस ब्रैकेट में लेके आने की? बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा? चीजों के दाम बहुत बढ़ गए हैं, आरबीआई चाहता है दाम कम कर देते हैं अपन। कैसे करेंगे दाम कम? इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, ठीक है। और यहां पर अगर जीरो हो गया है तो भी आरबीआई चाहेगा कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए। देखो ये कभी भी है ना इलॉजिकल बात मत करना कि आरबीआई ऐसा कोई एक्शन नहीं लेता जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाए। क्या आरबीआई, कई बार हो सकता है कि आरबीआई खुद ऐसा कुछ कर दे जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाए, हो सकता है। जब जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करता है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी कंट्री में, इकोनॉमी के अंदर, राइट? मैं है ना, देखो वैसे तो रिकमेंड नहीं करता, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा। आप है ना यूट्यूब पे जाना, सभी लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग यूट्यूब पे जाना, द वैल्यूएशन स्कूल चैनल, या फिर एक काम करना यूट्यूब पे जाके सिर्फ सर्च कर देना मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी द वैल्यूएशन स्कूल। एक ही वीडियो आएगा आपको अपने चैनल का, वो ढंग से देखना। समझ रहे हो आप? मुझे नहीं पता, बट मैं आपको ये चीज बता सकता हूं, या जो मुझे महसूस होता है बता सकता हूं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब वीडियोज आई एवर क्रिएटेड इन माई लाइफ, है ना। वो इतना शानदार है, मुझे पता ही नहीं मैं क्या जोन में था उस टाइम पर जब मैंने वो वीडियो बनाया था, ठीक है, जब मैंने वो चीज बताई थी। आपको इतना शानदार तरीके से समझ में आएगा। इट इज जस्ट दैट इट इज नॉट अलाइंड विद आवर सिलेबस, बट ठीक है ना, सिलेबस से आगे भी तो बढ़ना ही है अपने को, ठीक है। हाईलाइट कीजिए ये 4 बुलेट पॉइंट्स के नीचे जो लिखा हुआ है। टारगेट इन्फ्लेशन रेट इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रेंज 2 to 3%। टारगेट ऑफ जीरो इन्फ्लेशन इज नॉट यूज्ड, इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डिफ्लेशन, डिसरप्टिव फॉर इकोनॉमी, ठीक है। इसके नीचे मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैव एक्सप्लिसिट टारगेट इन्फ्लेशन रेट, यूएस फेड एंड बैंक ऑफ जापान डू नॉट। तो ये जो हमने बनाया ना इंडिया के लिए, यूएस फेड का कोई टारगेट इन्फ्लेशन नहीं है, बैंक ऑफ जापान का कोई टारगेट इन्फ्लेशन नहीं है, ठीक है। इन यूनाइटेड स्टेट्स फेड हैज एडिशनल गोल ऑफ मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट एंड मॉडरेट इन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। ये उसका एडिशनल गोल है, इसको हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन भी कर लेना। फेड हैज एडिशनल गोल ऑफ मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट एंड मॉडरेट इंटरेस्ट रेट। जापान, it is because deflation rather than inflation has the persistent problem in recent year। जापान में पता है क्या इशू है? जापान में अगर आप देखोगे ना तो जापान में कीमतें ही नहीं बढ़ती चीजों की, वहीं की वहीं रहती है। मतलब 20 साल पहले जो चीज पे जो रेट पे जो चीज मिल रही थी वो आज भी उसी रेट पे मिल रही है। समझ रहे हो? ये डिफ्लेशन होता है। क्या ये इकोनॉमी को नीचे पुश कर देगा? नो, दिस इज नॉट कॉल्ड स्टैगफ्लेशन, दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशन, राइट। स्टैगफ्लेशन बोल सकते हो, सेम रेट है, डिफ्लेशन मतलब और कम हो जाता है, राइट। नाउ अंडरस्टैंड। अब है ना थोड़ा कंसेप्ट समझना पैगिंग का। ये जो इसके नीचे जो लास्ट पैराग्राफ है इस एलओएस का, वहां पर साइड में लिखो पेगिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। रीड इन फुल, यहां पर कुछ भी मार्जिन में नहीं लिखवाना है, आप ही को ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले समझो पेगिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको पता है देयर इज दिस कंट्री कॉल्ड एज माल्टा, माल्टा करके एक कंट्री है, बरम्यूडा करके एक कंट्री है। नाम सुना है आपने इन कंट्रीज के? बरम्यूडा तो सुना ही होगा, बरमूडा तो सुना ही होगा, बरम्यूडा ट्रायंगल पे बनी हुई है, ठीक है। माल्टा है, बरम्यूडा है, समझना।
ये सब क्या छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं। अब क्या होता है, बर्म्यूडा एक्चुअली में बहुत छोटा है, गोवा से भी छोटा है ना। बर्म्यूडा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक ही कारण से है कि वहां पर टैक्सेशन नहीं है। टैक्स इज वेरी वेरी लो, एक्सट्रीमली लो, है ना। बहुत सारी एंटिटीज, आप अगर चाहो तो आप बर्म्यूडा में अकाउंट अभी खोल सकते हो बैठे बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा भी ट्रांसफर कर दो। जब कोई देश बहुत छोटा हो जाता है, इतना छोटा है वो कि वो, जैसे न्यू पापा गुआना, इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, नो। मैडागास्कर आइलैंड, वेरी स्मॉल कंट्री। सारी कंट्रीज ये करती नहीं है, बट वो इतना छोटा देश है कि उसके लिए खुद का सेंट्रल बैंक और खुद का इकोनॉमी सिस्टम भी रन करना बहुत एक्सपेंसिव है। आपको, अच्छा आप बताओ, आपको लगता नहीं आरबीआई बहुत बड़ा हाथी है जो सरकार ने पाल के रखा है? खर्चा लगता है भाई आरबीआई को मेंटेन करने के लिए, खर्चा तो गवर्नमेंट ही दे रही है, एट द एंड ऑफ द डे टैक्स पेयर का ही मनी है, ठीक है। हजारों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ आरबीआई, जस्ट टू हैव आवर ओन मॉनेटरी पॉलिसी। तो कई देश क्या करते हैं पता है, वो है ना, ये बोल देते हैं कि यार ये सब लफड़े में मेरे को नहीं पड़ना है, मैं तो आंखों पे पट्टी बांध देता हूं और मैं ये बोल देता हूं कि जो यूएस है वही मैं हूं। हम इसको पेग्ड कर देंगे, मतलब एक बर्म्यूडन डॉलर इज इक्वल्स टू 1 यूएस डॉलर। मतलब ये हो गया कि अगर किसी व्यक्ति को बर्म्यूडा में कोई पैसा लेना है, देना है, तो वो यूएस डॉलर भी दे सकता है। क्या मैं यूएस डॉलर एक्सेप्ट करने को तैयार हूं? क्या बिल्कुल तैयार हूं। जैसे अगर आप देखोगे तो इंडिया और नेपाल की करेंसीज वैसे तो पेग्ड नहीं है, मतलब देयर इज नो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की करेंसी को पेग कराए, बट क्या नेपाल ऑलमोस्ट इंडियन रुपी को पेग करके बैठा है? क्या आप जब भी नेपाल जाओगे तो वहां पर गांधी जी चल जाएंगे भाई, समझ रहे हो आप? वहां पर माओ नहीं चलेगा, माओ मतलब चाइनीज नोट नहीं चलेगा, वहां पर जिन्ना नहीं चलेगा, गांधी चल जाएगा, हर जगह चलेगा, ठीक है। तो यहां पर जो पेगिंग हुई वो 1:1 की हुई कि एक बर्म्यूडन डॉलर अगेंस्ट एक यूएसडी। अब ये करने से पता है, ये चीज करने के कारण बर्म्यूडा ने क्या खुद को सरेंडर कर दिया कि यूएस गवर्नमेंट के सामने कि आप जो बोलो सरकार, आप, अब हम आपके अंडर में काम करेंगे, आप बताओ क्या करना है। तो जो चीजें यूएस अपनी इकोनॉमी के लिए करेगा, क्या वो बाय डिफॉल्ट बर्म्यूडन इकोनॉमी के लिए हो जाएंगी, एप्लीकेबल हो जाएंगी? बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। एक बात बताओ, अगर कभी ऐसा हो जाए, 1 मिनट के लिए समझना, ऐसा हो जाए कि बर्म्यूडन डॉलर की वैल्यू कम हो रही है और यूएसडी की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब ऐसा हो गया कि 2 बर्म्यूडन डॉलर इज इक्वल्स टू 1 यूएसडी, क्योंकि ये तो मार्केट का फोर्स है। जब जब ऐसा होगा तब तब क्या बर्म्यूडा की गवर्नमेंट ऐसा कुछ करेगी क्या जिससे बर्म्यूडन डॉलर की वैल्यू बढ़ जाए वापस से? वो क्या करेगी पता है? वो यूएसडी बेच देगी मार्केट में जाके। ये समझ में आ रहा है आपको? सोच के देख, तू बर्म्यूडा का किंग है ना, और डॉलर की वैल्यू ज्यादा है और बर्म्यूडा की वैल्यू कम है, तो तू क्या करेगा पता है? यूएसडी बेचेगा तो बर्म्यूडन डॉलर खरीदेगा ना। सोच के देखो ना, अगर आप इसको सेल करना शुरू कर दो और आप इसको बाय करना शुरू कर दो, तो क्या ये फिर से इसी के ऊपर आ जाएगा? देखो ये करेंसी ऐसी है, बाय करोगे ना तो यहां से $1 जाएगा। अभी बताओ, केस ए केस बी, बर्म्यूडन डॉलर कहां पर ज्यादा स्ट्रांग है? केस 1 में, केस 2 में? केस 1 में स्ट्रांग है। कारण बता, सोच के देख, एक बर्म्यूडन डॉलर से मैं एक यूएसडी, 2 मिनट भाड़ में जाने दे, इससे नहीं समझ में आएगा। तू तो ऐसा मान के चल कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50 रुपए का $1 का पेग कर दिया, ये पेगिंग कर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। कि यार आज के बाद 50 रुपए से $1 मिल जाएगा, ठीक है। क्या हुआ मार्केट में बाय सेल हुआ और थोड़े टाइम बाद 60 रुपए का $1 मिलने लग गया। मुझे एक बात बताओ, यहां पर आईएनआर एप्रिशिएट हुआ कि डिप्रिशिएट हुआ? आंखों से दिखने में एप्रिसिएशन लग रहा है कि 50 का 60 हो गया तो एप्रिशिएट हो गया ना,
क्या रुपए की वैल्यू कम हो गई? पहले अगर तेरे को $1 लेना था तो जेब से $50 निकालने पड़ रहे थे, अब $1 लेना है तो जेब से $60 निकालने पड़ रहे हैं। मुझे एक बात बता, इस कंडीशन से अगर मुझे वापस मेरे पेग्ड रेट पर आना है तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं डॉलर बेच के रुपया खरीदना शुरू कर दूं? डॉलर को बेचना शुरू कर दूं और रुपया खरीदना शुरू कर दूं? गवर्नमेंट दुकान लगा के बैठ जाएगी कि अरे नहीं नहीं, $60 का रेट नहीं है तो गलत बोल रहे हो? समझ रहे हो? मेरे पास आओ, मैं $50 में डॉलर देता हूं। अगर गवर्नमेंट ये बोल रही है तो तू किसी और से $60 में डॉलर लेगा क्या? क्यों लेगा? तू लाइन लगा देगा गवर्नमेंट के सामने। मेरी बात ये क्लियर, ये क्लिक हुआ आपको? ये चीज क्लिक हुई? पक्की बात है। अगर मान लो 1 मिनट के लिए मान लो कि ये वैल्यू ₹40 पर डॉलर हो गई, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा करेगी क्या जिससे ये फिर से $50 का $1 हो जाए? करेगी। क्या करेगी पता है? डॉलर को खरीदना शुरू कर देगी। डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी ना मार्केट में। क्या डिमांड बढ़ा देगी क्या डॉलर की? डॉलर की स्केर्सिटी क्रिएट कर देगी क्या? डॉलर की स्केर्सिटी, 1 मिनट समझना, जिसको डॉलर और आईएनआर में भी समझ नहीं आ रहा है, तू समझ ले डॉलर एक सेब फल के बराबर है, सेब के बराबर है। तो पहले $50 का एक सेब था, अब $60 का एक सेब है। गवर्नमेंट को फिर से उसको 50 का करना है, तो अपने पास जो गवर्नमेंट के पास सेब है बेचना शुरू कर दो 50-50 रुपए में, फिर से हो जाएगा $50। पहले जो गवर्नमेंट ने बोला था कि $50 का एक सेब है, मार्केट में अब $40 में मिल रहा है, गवर्नमेंट को फिर से वो सेब महंगा करना है। गवर्नमेंट क्या करेगी? सेब को खींच लेगी बाजार से। समझ रहे हो? सेब है ही नहीं किसी के पास, गवर्नमेंट नहीं खा लिए पूरे के पूरे, तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाएंगे ना सेब के। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या गवर्नमेंट ऐसा करती है? बिल्कुल करती है। अभी आप देखोगे तो रिसेंटली चाइना ने पेग करा हुआ है अपना, जो चाइना का युआन है, ठीक है, उसको पेग करा हुआ है उन्होंने यूएसडी के अगेंस्ट में। ये बार बार हो सकता है, बट क्या होता है पता है? इंडिया जैसी कंट्री जो डेवलपिंग नेशन है, बहुत अनस्टेबल इकोनॉमी है, मतलब बहुत छोटी इकोनॉमी है, ठीक है, हम लोग पेग नहीं कर सकते, हम लोग फ्री ट्रेड में रखते हैं। कारण क्या है? जैसे ही मैंने बोल दिया $1 $50, मेरे को बता क्या 1 मिनट समझो ना, मोदी जी आ गए आज फिर से और बोलते हैं भाइयों बहनों आज रात 12 बजे के बाद $1 आपको मात्र $50 में मिलेगा, सेल सेल सेल। डू यू थिंक सो इससे इकोनॉमी पे पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है? क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है बता मेरी बात? सारे के सारे एक्सपोर्टर्स का लॉस हो जाएगा क्या? जो माल, आपको मजे हो जाएंगे कि सीएफए की फीस आधी हो गई, 40-50% डिस्काउंट हो गया। समझ लो, कुछ रिग्रेट भी कर दोगे कि यार हमने तो $80 पे फीस भरी, मोदी जी ने आके $50 कर दिया। बट थोड़ा सा अपने से बाहर जाके सोचो ना, क्या जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनकी बैंड बच जाएगी? बैंड बच जाएगी। क्या इंपोर्ट तेजी से होने लगेंगे? सोच के देख। ये पेन है, ये पेन इंडिया में भी बनता है, इंडिया के बाहर भी बनता है। मैं इंडिया के बाहर से इसलिए नहीं मंगवाता था क्योंकि वो महंगा पड़ता था और इंडिया का पेन सस्ता पड़ता था। अब डॉलर के रेट ₹50 हो गया है तो बाहर का पेन सस्ता पड़ रहा है, तो क्या मैं मंगवाना शुरू कर दूंगा बाहर से? लॉजिकल है भाई, कोई देशभक्ति काम नहीं आती यहां पर। रोकड़ा रोकड़े की जगह काम आएगा। समझ रहे हो? कैपिटलिस्ट माइंडसेट से सोचना 2 मिनट के लिए, राइट? तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉलर के अगेंस्ट में रुपए को पेग कर दे, डोंट यू थिंक कि ये दोनों तरफ से इकोनॉमी के लिए बहुत डेंजर होगा? इंपोर्टर के लिए भी एक्सपोर्टर के लिए भी डेंजर होगा और डोमेस्टिक ग्रोथ के लिए भी डेंजर होगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है सब लोगों को जी? ए टू जेड, ए टू जेड। कोई बोलता है फिर चाइना ने पेग क्यों करा? सोचने वाली बात है। क्या होता है पता है? चाइना ने पहली बार पेगिंग करी थी जब चाइना के ऊपर 24% का टैरिफ लगाया था। तो उन्होंने क्या करा पता है? देखो ना कैसा कैसा ट्रेड वॉर चलता है। 2 मिनट समझना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है पूरा, आप इससे ऊपर जाके भी समझ सकते हो। ठीक है, ये चाइना है और ये यूएस है। यूएस ने बोला अगर कोई चीज हमारे यहां पर 100 युआन की आ रही है
तो मैं उस पे 24 युआन का टैरिफ लगाऊंगा और वो 124 युआन की होगी। ठीक है, तो ये करने का मतलब यही था, और ये 2020 के बाद हुआ। करने का मतलब यही था कि यूएस में जो आदमी बैठा हुआ है उसको चाइनीज गुड्स महंगे लगने लग जाए, है ना, और वो चाइना की जगह यूएस के लोकल गुड्स खरीदे या कहीं और के गुड्स खरीदे। तो बेसिकली हो ये रहा है कि पहले उसको 100 युआन के लिए, से फॉर एग्जाम्पल अपन एक बात करते हैं ऐसे ही, पहले 100 युआन के लिए उसको $10 का पेमेंट करना पड़ रहा था एक कमोडिटी अगर उसको खरीदनी है तो। अब गवर्नमेंट ने टैरिफ लगा दिया, तो क्या वो 124 युआन का हो गया और उसको $12.4 का पेमेंट करना पड़ रहा है क्या? यूएस एम्प्लॉय, यूएस सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। चाइना ने क्या करा पता है? चाइना ने गेम कर दिया। चाइना ने बोला कि हम हमारी करेंसी को लोअर पेग कर रहे हैं। लोअर पेग कर रहे हैं मतलब आज के बाद 124 युआन अगर आपको चाहिए तो आप मात्र $10 में ले सकते हो, आपको $12.5 देने की जरूरत नहीं है। आपको क्लिक करा, उसने क्या जो टैरिफ का इंपैक्ट ही नेग्लेक्ट नलीफाई कर दिया क्या पूरी तरीके से? टैरिफ के इंपैक्ट को नलीफाई कर दिया। ये चीज समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसने जानबूझ के अपनी करेंसी डिप्रिशिएट कर दी। कोई बात नहीं, मेरा माल पहले आप तक ये $10 में पहुंच रहा था, $10 में पहुंच रहा था। आपकी गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने इस पे एडिशनल टैक्स लगा के इसको $12.5 का कर दिया। ठीक है, तो आप $12.5 के अगेंस्ट में आज कितने युआन? 124 युआन। मैं मेरी करेंसी की वैल्यू ही कम कर देता हूं, है ना। मैं मेरी करेंसी की वैल्यू जो 124 युआन पहले आपको $12.5 में मिल रहे थे, अब आप $10 देना, मैं आपको, क्या आपको ये कंसेप्ट क्लिक कर गया पूरी तरीके से? उन्होंने ये कर दिया था। उन्होंने ये क्यों करा पता है? क्योंकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। $1 ट्रिलियन का सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस दुनिया के साथ। $1 ट्रिलियन दुनिया देती है चाइना को। चाइना को पता था कि जितना नुकसान मुझे मेरी करेंसी को लोअर पेग करके होगा ना, उससे ज्यादा नुकसान ये टैरिफ के कारण हो जाएगा। आपको सुनो मेरी बात, जब आप रियल लाइफ में होते हो तो क्या फायदे और नुकसान के बीच में ही हमेशा डिसीजन मेकिंग होगी प्रैक्टिकली, या कम नुकसान और ज्यादा नुकसान के बीच में भी डिसीजन मेकिंग होती है? कम नुकसान और ज्यादा नुकसान की, अगर आपके पास दो ऑप्शन है, एक में है कि आपकी उंगली टूटेगी, दूसरे में आपका हाथ टूटेगा, कौन सा ऑप्शन लोगे जिसमें उंगली टूटेगी? सिंपल सी बात है ना। वैसी बात है ना, जहां पर मेरा कम लॉस हो रहा है। तो यहां पर ये, अच्छा दूसरी चीज और, ये वाला जो चाइना ने करा था ना, ये चाइना ने 2020-21 में जब चाइना पे टैरिफ लगाया था तब करा था। अभी जो वापस 2025 में ट्रंप ने टैरिफ लगाया उस समय ये चीज नहीं करी गई थी, अभी नहीं करी गई है। कारण क्या है? अभी तो जैसे मान लो 125% का टैरिफ लगा दिया या 200% का टैरिफ लगा दिया, क्या चाइना अपनी करेंसी को 200% नीचे पैक कर सकता है? क्या फोकट में देगा क्या? अब नुकसान ज्यादा हो जाएगा। अब क्या पेगिंग करने से नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मैं हाईलाइट करा के इसको आगे बढ़ सकता था जी, ठीक है, बट आपको अब एक एक चीज समझ में आएगी। एक सेकंड दीजिए बस। हाँ जी, थोड़ा देखना। हाँ जी, सो सॉरी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 1 मिनट के लिए, पेगिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हुआ तो बेसिक फाउंडेशन क्लियर हुआ? पेगिंग बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ब्रो, आपको समझना पड़ेगा कि कब कोई कंट्री पैक कर सकती है, कब नहीं कर सकती। चाइना को जब 20% टैरिफ लगाया था तो चाइना ने तुरंत पैक कर दिया, लेकिन 200% टैरिफ पे पैकिंग नहीं चल पाएगी, राइट। सम डेवलप्ड कंट्रीज and several developing choose a target level of exchange rate for their currency with that of another currency country, primarily dollar, referred as pegging their exchange rate with dollar। इसको हाईलाइट करना पूरा, ठीक है। if their currency appreciates, देखो ऐसे, पहला वाला जो था वो ये था कि
₹50 इज इक्वल्स टू $1, ये हो गई पेगिंग। ठीक है, इफ देयर करेंसी एप्रिशिएट, मेरी करेंसी एप्रिशिएट हुई, ठीक है, लिखना इधर ध्यान देना, इफ देयर करेंसी एप्रिशिएट दैट इज रिलेटिवली बिकेम मोर वैल्यूएबल, दे कैन सेल देयर डोमेस्टिक करेंसी रिजर्व्स फॉर डॉलर टू एक्सचेंज रेट्स। क्या मैं डॉलर को, दे कैन सेल देयर डोमेस्टिक करेंसी टू बाय डॉलर, क्या मैं यहां पर डॉलर खरीदना शुरू कर, सॉरी एक सेकंड रुकना, ये तो डिप्रीशिएट हो रही है ना, मैं वही आपको गलत एग्जांपल दिखा रहा हूं, इधर ध्यान से वापस इसको करें, पूरा देखना। दिस इज रेफर टू पैगिंग ऑफ एक्सचेंज रेट इफ देयर करेंसी एप्रिशिएट, अगर मेरी करेंसी, मेरी होम करेंसी एप्रिशिएट हुई, ₹40 प्रति डॉलर हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो लिखा हुआ है आगे, दे कैन सेल देयर डोमेस्टिक करेंसी रिजर्व्स फॉर डॉलर, दे कैन सेल देयर डोमेस्टिक करेंसी रिजर्व्स फॉर डॉलर का मतलब है कि मैं डॉलर बाय कर रहा हूं और करेंसी सेल कर रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो जैसे ही मैं डॉलर बाइंग शुरू कर दूंगा, क्या डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी? पहले लोग ₹40 में बाजार में डॉलर मिल रहा था, फिर से ₹50 आ जाएगा। ठीक है, वाइल दे कैन सेल द डोमेस्टिक करेंसी फॉर डॉलर टू रिड्यूस एक्सचेंज रेट। ठीक है, while such actions effective in short run stability of for stability of exchange rate over time, monetary authorities in pegging country must manage interest rate and economic activity to achieve goal. Third last line, the pegging country essentially commit to policy intended to make its inflation rate equal to inflation rate of the country which it's peg its currency. ध्यान से समझो, इसके आगे लिखना टोटल सरेंडर, आपको याद आ जाएगा ये टोटल सरेंडर से। वो ये बोल रहा है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने ₹50 प्रति रुपए को $1 के बराबर बना दिया और डॉलर की वैल्यू डिप्रीशिएट हुई, मतलब रुपया बढ़ गया, रुपए की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, अब पहले ₹50 में $1 मिल रहा था, अब 40 में मिल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी पता है? गवर्नमेंट है ना, डॉलर खरीदना शुरू कर देगी ₹50 में। गवर्नमेंट बोलेगी जिसके पास भी डॉलर है आ जाओ मेरे से ₹50 में ले लो, है ना, डॉलर की डिमांड बढ़ा देगी, वापस रेट कम हो जाएगा। अगर इंडियन करेंसी डिप्रीशिएट हो रही है, ₹60 की एक हो गई है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? डॉलर बेचना शुरू कर देगी, तो वापस से वो ₹50 हो जाएगी। ये चीज तो शॉर्ट रन में हो सकती है कि गवर्नमेंट पैक करके ऊपर नीचे कर दे, बेच के खरीद के। अगर लॉन्ग रन में आपको मेंटेन्ड करके रखना है, जैसे बर्म्यूडन डॉलर है, माल्टीज डॉलर है, वो पेग्ड है यूएस डॉलर के साथ, सालों से पेग्ड है, 1.01 1.02 ऐसा करके दिखाता है बस। तो हमें क्या उस देश की सारी इन्फ्लेशन पॉलिसीज और हमारी देश की इन्फ्लेशन पॉलिसी सेम रखनी पड़ेगी? अगर आप सेम नहीं रखोगे ना, तो ये तो बार बार घटता बढ़ता रहेगा ना। आप यही करते रहोगे क्या? डॉलर खरीदोगे, डॉलर बेचोगे। क्या ये चीज सब लोगों को समझ में आ रही है जी? A to Z पेगिंग का कॉन्सेप्ट। इस पैराग्राफ को एक बार फिर से रीरीड कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।